टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन देखेंगे हम, फॉर्मूला एज वेल एज थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो फॉर्मूला टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। इसका डेरिवेशन देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, राइट, रोटेशनल मोशन में बताया था कि टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आर एंड एफ। तो डेरिवेशन में लेट अस से कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस एक्सिस के अलोंग ये गोल गोल घूम रहा है। मास m1 एट ए डिस्टेंस ऑफ r1, मास m2 एट ए डिस्टेंस ऑफ r2, मास m3 एट ए डिस्टेंस ऑफ r3, और इनको घुमाने के लिए फोर्स F लगाया है सो दैट ये एक्सिस के अलोंग गोल गोल घूम सके। तो टॉर्क का कैलकुलेशन, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह पे हम एम ए रिप्लेस करेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन को अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दे तो ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। अल्टीमेटली टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। सो ये लीनियर फॉर्मेट में है, ये भी एंगुलर फॉर्मेट में है, ये भी एंगुलर फॉर्मेट में है, ये लीनियर फॉर्मेट में है, लीनियर क्वांटिटीज के फॉर्मेट में। और ये एंगुलर क्वांटिटीज के फॉर्मेट में कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई एंगुलर इनर्शिया है। और इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। अल्टीमेटली वी गेट अल्फा i1 प्लस i2 प्लस सो ऑन। अब इनमें ये चीज नोटिस करने जैसी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है तो हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अल्फा, मतलब हर पार्टिकल का अल्फा सेम ही होगा। इवन दो हर पार्टिकल का इनर्शिया अलग अलग है बट अल्फा सेम होगा, चाहे वो पार्टिकल पास में है या दूर है। एंगुलर एक्सेलरेशन पार्टिकल का सेम टू सेम ही रहेगा। सो दिस इज द डेरिवेशन एंड फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क and its relationship with the moment of inertia. नेक्स्ट है रोटेशनल इनर्शिया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्कशन में ये वाला केस है जिसमें टॉर्क कांस्टेंट लिया हुआ है कि एक ही टॉर्क एक्ट हो रहा है। अब टॉर्क कांस्टेंट होगा तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि टॉर्क कांस्टेंट है, मतलब आई इंटू अल्फा कांस्टेंट है, मतलब कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा ज्यादा होगा इनर्शिया कम होगा, एंड कन्वर्सली अगर अल्फा कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये एक फिगर है, राइट, जिसके अंदर टॉर्क सेम टू सेम है, टॉर्क सेम है, राइट। अब टॉर्क सेम है, इस चीज का आई कम है। क्यों कम है? क्योंकि मास इस एक्सिस के पास में है, और इसमें आई ज्यादा है क्योंकि मास एक्सिस से दूर है, राइट। तो सेम टॉर्क है, दोनों के अंदर सेम ही वेट लटकाया हुआ है, बट इसका आई ज्यादा है तो अल्टीमेटली अल्फा कम है। देखो धीरे धीरे घूम रहा है, और इसका आई कम है क्योंकि मासेस नजदीक में है, तो कन्वर्सली अल्फा ज्यादा है, ज्यादा स्पीड में रोटेट हो रहा है। फिर फर्दर डिस्कशन ऑन दिस टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, राइट, तो अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। मतलब
रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, राइट। बड़ा पहिया है, इसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा, अल्टीमेटली इसको घुमाने के लिए ज्यादा बड़ा इंजन लगेगा या ज्यादा ताकत लगेगी। छोटा पहिया है तो रोटेशनल इनर्शिया कम है, तो अल्टीमेटली इसको घुमाने में कम टॉर्क लगेगा। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि लार्ज मास की वजह से हो सकता है या तो लार्ज रेडियस की वजह से हो सकता है, अल्टीमेटली ज्यादा टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट सेम चीज, अब इस बार हम लोगों ने, लास्ट टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ज्यादा टॉर्क ज्यादा अल्फा, कम टॉर्क कम अल्फा। ये भी सिंपल सी बात है, जैसे समझ लो कि पंखा घुमाना है तुमको, तो ज्यादा टॉर्क लगाओगे, ज्यादा जोर से फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा तेज घूमेगा, धीरे धीरे फोर्स लगाओगे तो वो धीरे धीरे घूमेगा। सो दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टॉर्क एंड अल्फा प्रोवाइडेड दैट आई इज कांस्टेंट। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ओवरऑल आइडिया देता है हमको, राइट। डिस्कस किया हमने कि कोई भी चीज गोल घूम रही है तो उसका घुमाव, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह, ये सब चीजें आइडिया हमको रोटेशनल इनर्शिया देता है। बट एंगुलर मोमेंटम हमको क्या आइडिया देता है? एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली हमको जो ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए एक्सेलरेशन लगने वाला है या ऑब्जेक्ट को घुमाने से जो एंगुलर वेलोसिटी मिलने वाली है उसके बारे में आइडिया देता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि बड़ा पहिया घुमाना है, राइट, बड़ा ट्रैक्टर का पहिया घुमाना है, तो बड़ा ट्रैक्टर का पहिया घुमाना है तो अल्टीमेटली तुम्हें ज्यादा अल्फा लगेगा, ज्यादा टॉर्क लगेगा, राइट। सो उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। वैसे एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंडरस्टैंडिंग काफी क्लोज है, हावेवर फिजिकल क्वांटिटीज दोनों अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने ही आप में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया काफी सारे बेसिस पे कि भाई मास, डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब चीजें। पर एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो अल्फा चाहिए होगा या जो ओमेगा चाहिए होगा, या ऐसा भी कह सकते हो कि इनर्शिया की वजह से, रोटेशनल इनर्शिया की वजह से जो मोमेंटम जनरेट होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन भी हमको लीनियर मोमेंटम से ही मिलेगा, रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन मिलेगा रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। सो लेट अस से वंस अगेन एक ऑब्जेक्ट है, राइट, अलग अलग मासेस, अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम L विल बी गिवन बाय R इंटू P। L विल बी इक्वल टू R, P की जगह पे हम लिख सकते हैं V, V की जगह पे हम लिख सकते हैं R ओमेगा। सो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये एक एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन हो गया। और ऐसा कोई मल्टीपल पार्टिकल वाला ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तुम ऐसा लिख सकते हो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, सो ऑन ओमेगा। और ये एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट इनर्शिया I, सो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। ये भी एक इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम हमको ये एक आइडिया देता है कि भाई बॉडी को रोकना या उसको चलाना कितना डिफिकल्ट होने वाला है, जैसे कि ट्रक, राइट, तो इनर्शिया काफी ज्यादा है उसका, बट एक बार चल पड़ा है, राइट, तो हम इनर्शिया और मोमेंटम दोनों के बेस पे ही उसके मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चलता हुआ ट्रक है, राइट, तो उसको रोकना काफी डिफिकल्ट होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि काफी इनर्शिया है, बट काफी इनर्शिया है उससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि उसका मोमेंटम काफी है,
उसका मोमेंटम कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मोमेंटम कंट्रोल करना यानी अल्टीमेटली वेलोसिटी कंट्रोल करना, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कंट्रोल करना, कि भाई इतना बड़ा ट्रक जा रहा है स्पीड में, उसको रोकना है, मतलब कि उसके मोमेंटम को कंट्रोल करना है, राइट। तो कितनी उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली उतना ही डिसलरेशन उसको देना पड़ेगा। सेम वे एंगुलर मोमेंटम में भी कोई भी चीज घूम रही है तो उसके घुमाव को कंट्रोल करने के लिए, राइट, उसके घुमाव को डिस्क्राइब तो इनर्शिया करता ही है, बट उसके घुमाव को कंट्रोल करने के लिए तुमको कितना ओमेगा चाहिए होगा, राइट, कितना ओमेगा चेंज करना पड़ेगा, कितना एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट एंगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तो वो डिस्क्राइब करता है एंगुलर मोमेंटम। सो इसमें से भी हम ऐसा एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा ओमेगा विल बी इक्वल टू, अगर 1 है तो एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया सेम ही है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, राइट। जैसे लीनियर मोशन में तो इनर्शिया और मोमेंटम, तो इनर्शिया तो पूरा थियोरेटिकल चीज है, मोमेंटम ही मैथमेटिकल है। बट रोटेशनल में इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया वो भी मैथमेटिकल चीज आ जाती है, और एंगुलर मोमेंटम वो भी मैथमेटिकल है। दोनों काफी क्लोज ही स्टैंड करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स में या इफेक्ट में इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट एज आई सेड के इनर्शिया हमें काफी हद तक उसके मोशन को विजुलाइज करने में, या मोशन कैसा होगा, एक्सिस कैसे होना चाहिए, राइट, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वो सब आइडिया देता है रोटेशनल इनर्शिया। जबकि एंगुलर मोमेंटम हमको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि कोई भी चीज घूम रही है या उसको घुमाना है, तो उसके लिए कितना अल्फा चाहिए होगा रोकने के लिए या घुमाने के लिए, कंसेक्यूटिवली कितना ओमेगा जनरेट होगा, कंसेक्यूटिवली अल्फा के लिए कितना टॉर्क चाहिए होगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आई डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। सो डी ओमेगा बाय डी टी क्या है, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, सो आई ओमेगा, राइट। और आई अल्फा, डी ओमेगा बाय डी टी इज आई अल्फा, और आई अल्फा इट्स नथिंग बट टॉर्क, प्रीवियसली हमने डिराइव किया। सो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिश्ता ये कुछ ऐसा ही है। अगर तुम्हें याद हो तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is dependent on torque, obviously yes। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या, I इंटू ओमेगा, या तो इसको एक्सपांड करके भी लिखो तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो खास करके तो ओमेगा और एल को कंपेयर करो, तो अगर तुम्हें ओमेगा ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज को घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अल्टीमेटली ज्यादा टॉर्क, ज्यादा ओमेगा, ज्यादा एल। तो ये इक्वेशन यही कहता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टॉर्क। दिस इज सिमिलर टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और ये तो तुमको बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। कार चल रही है, अब चलती हुई कार को रोकना है, अल्टीमेटली उसका मोमेंटम हमें कम करना है, तो ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। ट्रक चल रहा है, उसका मोमेंटम हमको कंट्रोल करना है, मतलब कि वेलोसिटी कम करनी है, मास में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं। सो ट्रक चल रहा है, उसकी वेलोसिटी हमको कम करनी है, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिसलरेट करना पड़ेगा, राइट। तो जिस हिसाब से मोमेंटम चेंज करना है उस हिसाब से फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जिस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम चेंज करना है, यानी घुमाव को चेंज करना है, उतना ही तुम्हें कंपैरेटिवली टॉर्क लगाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके बेसिस पे,
फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये यही हमारा जो इक्वेशन है डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क, इसी में से आता है। क्या कहता है ये? इस इक्वेशन में से हम काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस कह दो या मोशंस को डिस्क्राइब कर सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसा कहता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि इफ टॉर्क इज जीरो, तो डी एल बाय डी टी विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। राइट साइड जीरो है तो लेफ्ट साइड भी जीरो हो जाएगी। फर्दर हम ऐसा कह सकते हैं कि एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट चीज का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, राइट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। वंस अगेन, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इंटरनल टॉर्क की बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब कि बाहर से कोई उसको फोर्स लगा रहा है। जैसे गाड़ी है तो तुम अंदर बैठे बैठे गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकते, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए तब जाके गाड़ी चलेगी, राइट। अंदर बैठे बैठे तुम पैर से सीट पे बैठ के नीचे फर्श को धक्का मारोगे तो गाड़ी नहीं चलने वाली है। वैसा ही कुछ यहां पर है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। इसको समझने के लिए ये वीडियो देखो। अब ये जो आदमी है, राइट, गोल गोल घूम रहा है, तो देखो, अब देखो उसकी स्पीड बढ़ गई, है ना। तो जब वो हाथ फैला के गोल घूम रहा था तो कम स्पीड में था, लेकिन जैसे ही हाथ उसने सिकुड़ लिए उसकी स्पीड काफी हद तक बढ़ गई। तो क्यों ऐसा हुआ? तो देखो इसको फर्दर हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी और काफी सारे कैलकुलेशंस भी है, तो इसको फर्दर एलाबोरेट करते हैं। L इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, हम ऐसे कोई एग्जांपल डिस्कस करते नहीं है जिसमें मास बदल जाता हो। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है आसमान में तो उसका फ्यूल कम हो रहा है, मास घटते जा रहा है, बट वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है, उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली हम आर और ओमेगा, हम ऐसे ही एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मास सेम टू सेम है, तो आर और ओमेगा बदलेगा, है ना। तो अब एल कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट, मतलब कि आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट। अब जब वो बाहें फैला के गोल गोल घूम रहा है तो रेडियस बढ़ जा रहा है, तो अल्टीमेटली ओमेगा को कम होना पड़ेगा। ये एक बात हुई। देखो, बाहें फैला के गोल गोल घूम रहा है ना, तो ओमेगा कम, और जैसे ही उसने अपने हाथ सिकुड़ लिए तो रेडियस कम होगा, अल्टीमेटली ओमेगा बढ़ गया, यानी उसकी गोल गोल घूमने की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। ऐसे ही कुछ करतब ये स्केट पेन के आइस स्केटिंग पे, राइट, एरोबिक्स तो नहीं कह सकते बट जिम्नास्टिक्स में होता है कि वो गोल गोल घूमते हैं परफॉर्मर्स। तो जब हाथ फैला के गोल गोल घूमते हैं तो काफी स्लो घूमते हैं, बट जैसे ही हाथ सिकुड़ लेते हैं उनकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। रीजन यही है कि उनको कोई एक्सटर्नली गोल गोल नहीं घुमा रहा है, कोई आदमी बाजू में खड़े रह के उनको धक्का मार मार के गोल गोल नहीं घुमा रहा है, वो एक बार खुद ही से गोल घूम जाते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर लेते हैं, राइट। और वो एंगुलर मोमेंटम जनरेट करने के बाद ओमेगा को कम ज्यादा करते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेडियस। So that is what the conservation of angular momentum is. Some examples of conservation of angular momentum, बहुत सारे examples है। So
पहला वाला एग्जाम्पल ये प्लानिटरी मोशन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस व्हेन द प्लैनेट कम क्लोजर टू द सन एंड वाइस वर्सा। देखो इंक्रीज हो जाती है ओमेगा जब वो प्लैनेट सन के पास में आ जाता है ना। तो प्लैनेट जब सन के पास में आ जाता है तो रेडियस कम हो गया, रेडियस कम हो गया, अल्टीमेटली ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा मतलब लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, मैंने एरो ऐसा बनाया है। इंक्रीज क्या हो रहा है, उसका खुद का घुमाव इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। जैसे कि अभी विंटर सीजन्स में होता है, विंटर सीजन में दिन छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है, थोड़ा ओमेगा चेंज हो जाता है, मतलब कि दिन 24 घंटे का नहीं रहता है। सो रेडियस ज्यादा है तो उसका ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब कि ये गोल घूमने वाला ओमेगा, ये गोल घूमने वाला ओमेगा बात कर रहा हूं कि प्लैनेट ऐसे गोल गोल घूम रहा है सन के अक्रॉस। तो जब वो दूर है तो यहां से ऐसा धीरे धीरे जा रहा है, बट जैसे ही वो नजदीक आ जाता है सन के तो वो काफी स्पीड में मूव करता है। दैट इज व्हाट इट इज। अगेन एक्सप्लेनेशन वही है एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे। दिस इज बिकॉज व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सन डिक्रीजेस, राइट। आई कम हो जाता है, आई कम होने की वजह है रेडियस कम हो गया, मास तो चेंज नहीं हो रहा है प्लैनेट का। तो अब आई कम हो गया है, राइट। तो अल्टीमेटली आई कम हो गया है तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, तो ही एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और रहता ही है, रहेगा क्या, रहता ही है। कोई मोटर या कोई मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ है जो प्लैनेट को गोल गोल भेज रहा है। फिर सर्कस एक्रोबैट परफॉर्म्स, ये वाला मैं कह रहा था, ए सर्कस एक्रोबैट परफॉर्म्स फीट इन्वॉल्विंग स्पिन बाय ब्रिंगिंग हर आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू हर बॉडी। ये जो मैंने डिस्कस किया कि भाई एक बार देखो, अभी इसको एक बार गोल घूम लेगी, है ना, फिर आर्म स्ट्रेच करके गोल घूमेगी तो धीरे घूम रही है, बट जैसे ही आर्म्स क्लोज करेगी तो उसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। देखो काफी बढ़ गई उसकी स्पीड, रीजन यही है, अगेन एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, है ना। इसको कांस्टेंट मेंटेन रखना है तो आर कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। सिंपल, हर किसी का आंसर यही है कि आर कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। अब इसको तुम कन्वर्सली ऐसा भी कह सकते हो कि आई कम हो गया, आई क्यों कम हुआ, आर के कम होने की वजह से। आई इज एम आर स्क्वायर, मास तो कम नहीं हो रहा है, आई कम हो रहा है, अल्टीमेटली ओमेगा बढ़ेगा। तो ऐसे कहो या ऐसे कहो, दोनों ही सही है। देन नेक्स्ट, ऑन द सेम बेसिस an ice skater or a ballet dancer performs the feat, है ना। ये मैंने कहा कि भाई ये इस तरह का जो डांस या परफॉर्म स्केट में करते हैं, बाहें फैलाना, बाहें सिकुड़ना। फिर फोर्थ नंबर, स्पिनिंग वॉलंटियर, ए पर्सन कैरिंग डम्बेल्स इन हिज हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म कैन चेंज द स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब यही है कि वो ओमेगा चेंज कर देगा। ये देखो रेडियस ज्यादा है तो ओमेगा कम रहेगा, यहाँ पे रेडियस कम हो गया तो अल्टीमेटली ओमेगा बढ़ जाएगा। सिंपल चीज। ऐसा खिलौना भी मिलता है कि अगर तुम इसको स्पीड में घुमाओगे तो उसकी बाहें सिकुड़ जाएगी, जैसे जैसे वो धीरे होते जाएगा बाहें उसकी फैलने लगेगी। स्प्रिंग बोर्ड ड्राइवर, डाइवर परफॉर्म्स somersaults by jumping from a high diving board, keeping his legs and arms outstretched first, है ना। तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाता है, तो पहले तो ऐसे ही डाइव करता है, फिर उसकी बॉडी को पूरी अपनी तरफ सिकुड़ देता है, तो अपने को लगता है कितनी स्पीड में गोल गोल घूमते हुए वो डाइव कर रहा है। फिर लास्ट में वापिस वो अपने हाथ खोल देता है, क्योंकि डाइव करना ऐसे ही सही होता है, हम किसी भी पोजीशन में पानी से टकरा नहीं सकते, फैटल इंजुरीज हो सकती है। सो डाइवर परफॉर्म्स somersaults by jumping from a high diving board, keeping his legs and arms
outstretched first and then curling his body. तो कर्लिंग की वजह से वो काफी सारे राउंड ले लेके फिर पानी में जाएगा, जिसके बेसिस पे उसको मार्क्स मिलते हैं। फिर 6 नंबर, while jumping a cat stretches its body along its tail so that its moment of inertia increases as no torque is acting. तो अब ये तो बिल्ली का कूदना तुमने देखा हो, तो वो भी सेम, घुमाव, खुद के घुमाव को कंट्रोल करने के लिए वो आर्म्स स्ट्रेच कर देती है। हम भी अगर फ्री फॉल में हो तो आर्म स्ट्रेच ही कर देंगे, घुमाव हमको कम से कम चाहिए। फिर 7 नंबर, स्पेसक्राफ्ट का ओरिएंटेशन। स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में चल रहा है, अब एक्चुअली में तो वो सीधे सीधे ही चल रहा है, अब इसको घुमाव देना है, तो इसको घुमाव देने के लिए क्या करेंगे, अब इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम एल तो है ही है, तो ये जो अंदर फ्लाई व्हील होता है, राइट, फ्लाई व्हील होता है, उसको एक उल्टी दिशा में ओमेगा देते हैं। मतलब उसको, स्पेसक्राफ्ट को अगर लेफ्ट में टर्न लेना है तो फ्लाई व्हील को राइट साइड में घुमाएंगे, और स्पेसक्राफ्ट को राइट में टर्न लेना है तो फ्लाई व्हील को लेफ्ट में घुमाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली यहां पे अब रेडियस की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ ओमेगा से ही डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ ओमेगा चेंज करके, राइट, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगेन एल इज मेंटेन, एंगुलर मोमेंटम इज मेंटेन। A flywheel is mounted rigidly on a spacecraft for the orientation control. The spacecraft and flywheel form an isolated system. Isolated system यानी कहने का मतलब यही है कि बाहर से कोई उसको धक्का नहीं लगा रहा है, राइट, वो खुद ही अपने आप चले जा रहा है। When neither the spacecraft nor the flywheel is turning, the total angular momentum of the system is zero. To change the orientation of the spacecraft, यहां पे तुम इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम ले भी सकते हो या उसको जीरो भी ले सकते हो, दोनों ही बात सही है। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, द फ्लाईव्हील इज मेड टू रोटेट। द स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द अपोजिट सेंस टू मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आइदर एट जीरो, मे बी स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूम भी रहा हो, मे बी गोल गोल ना भी घूम रहा हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। सो अगेन एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बेसिस पे एग्जांपल। 8 नंबर, द एंगुलर स्पीड ऑफ द इनर लेयर्स ऑफ द वॉल इज alarmingly हाई। दिस इज बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इनर लेयर्स इज मच स्मॉलर। तो बवंडर की बात हो रही है, तो बवंडर के अंदर, राइट, बाहर वाले जो है एयर के लेयर्स, उसका ओमेगा कम है, अंदर वाले लेयर्स का ओमेगा ज्यादा होता है। अगेन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, राइट, इसको कोई फूक मार मार के गोल गोल नहीं घुमा रहा है, ये कुछ कंडीशंस की वजह से एक बार शुरू हो जाता है और फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हुए ही वो बढ़ते जाता है। फिर अगेन ज्योग्राफिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर सूटेबल मिलता है तो ये अपने आप ही शांत हो जाता है। बट कुछ पल के लिए या कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, अंदर के लेयर्स की स्पीड ज्यादा, बाहर के लेयर्स की स्पीड कम। ऑल हेलीकॉप्टर्स आर प्रोवाइडेड विद द 2 प्रोपेलर्स। सो ये आई थिंक 2-3 लेक्चर के पहले एक वीडियो में मैंने बताया ही था कि भाई जो हेलीकॉप्टर होता है उसके सिर पे तो एक फैन होता है, टेल पे भी एक फैन होता है, तो 2 प्रोपेलर्स। If there were only one single propeller, the helicopter would rotate itself in opposite direction in accordance with the law of conservation of angular momentum. So अगर एक ही टेल होती तो अगर वो टेल ऐसे घूमती, राइट, ऐसे घूमती तो हेलीकॉप्टर उसकी उल्टी दिशा में घूमने लगता। अब हेलीकॉप्टर का घुमाव कंट्रोल करने के लिए टेल का फैन होता है, टेल का फैन अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करता है सो दैट उस घुमाव को रोका जा सके। 10th one, the incredible shrinking star. When nuclear fire in the core of the star burns low, burn है ये, bumps लिख दिया है यहाँ पर, burn है, burns low, the star may begin to collapse, ultimately becoming a neutron star. During this shrinking process, the star is an isolated system and its angular momentum cannot change. As the size of the star is decreasing, मतलब मरता हुआ तारा सिकुड़ते जाता है, तो जैसे जैसे सिकुड़ता जाता है
आई कम हो रहा है यानी कि रेडियस कम हो रहा है, वो खुद ही अपने आप काफी हैवी एंगुलर स्पीड से घूमने लगेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। फिर इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।